यह कहानी मैं आज इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अब और चुप रहना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर था। लेकिन मैं जानता हूँ कि उस रात जो हमारे साथ हुआ वो सपना नहीं था, ना ही कोई वहम था। और अगर आप भी कभी रात में जंगल के रास्ते से गुजरे तो भूल कर भी ये मत सोचना कि रास्ता भटकने पर आपको कोई मदद करेगा, क्योंकि जो मदद करने आता है वो आदमी नहीं होता। और उसके बाद आपकी रात कभी खत्म नहीं होती। मैं यहाँ बैठकर ये सब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर मैं भी कल गायब हो जाऊं तो कम से कम लोगों को पता तो चले कि असली सच्चाई क्या थी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी स्टॉर्म अनिकेत के साथ, और आज की कहानी का नाम है जंगल का छलावा। मेरा नाम विक्रम है और उस वक्त मैं दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र था। मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त थे, रवि और सनी। रवि बहुत सीधा साधा था, हर बात को तर्क से समझने वाला। सनी बिल्कुल उल्टा, मस्त मौला, जिद्दी, जिसे हर काम में रोमांच चाहिए। हम तीनों की जिद थी इस बार दीपावली पर घर न जाकर कहीं रोड ट्रिप पर चले। बस मस्ती, गाड़ी और आज़ादी। दिल्ली से निकलकर हिमाचल के एक छोटे से गांव तक जाने का, जहाँ सन्नी का एक रिश्तेदार रहता था। वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं जाता था, बस सन्नाटा और पहाड़। हमें लगा कि भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन चैन से गुजरेंगे। हम शाम को 4 बजे निकले थे। दिल्ली से बाहर निकलते निकलते शाम ढल गई। रवि गाड़ी चला रहा था, सनी आगे वाली सीट पर बैठा मोबाइल पर गाने चला रहा था और मैं पीछे लेटा हुआ थोड़ा ऊब रहा था। पंजाब का रास्ता क्रॉस करके जैसे ही हिमाचल के पहाड़ी इलाके में एंटर किया, मौसम बदल गया। हल्की ठंडी हवा, सड़क पर धुंध की एक पतली सी चादर। गेहूं के खेतों की जगह पहाड़ियाँ थी और उन पहाड़ियों पर घने जंगल। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। हम मेन हाईवे से उतरकर एक कच्चे पतले रास्ते पर आ गए थे जो सीधे जंगल से होकर जाता था। सनी के रिश्तेदार ने बताया था कि ये शॉर्टकट है, कम समय लगेगा। उसने कहा था सीधे जाते जाना, कोई मोड़ नहीं है, सीधा निकल जाओगे गांव में। गूगल मैप्स पर यह रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था, एक पतली सी रेखा जंगल के बीच से गुजरती हुई। हमें लगा कि कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर है। लेकिन जैसे ही हम जंगल में घुसे, मैप्स ने गलत सिग्नल दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो नेटवर्क कम हुआ, फिर बिल्कुल गायब। कोई बात नहीं, सीधे रास्ते जाना है, रवि ने कहा। वो ड्राइविंग में एक्सपर्ट था, उसे भरोसा था कि वो रास्ता ढूंढ लेगा। गाड़ी के हेडलाइट्स में सिर्फ 2-4 फीट आगे तक दिखता था, बाकी चारों तरफ घना अंधेरा। पेड़ इतने पास थे कि लगता था जैसे वो सड़क पर झुकाए हो। उनकी शाखाएं किसी बिखरे बालों की तरह हवा में लहरा रही थी। हवा में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सीटी बज रही थी, जैसे कोई पतली आवाज में दूर से कुछ बुला रहा हो। मैंने खिड़की खोलकर सुनने की कोशिश की तो वो आवाज और तेज हो गई, लेकिन वो आवाज कानों से नहीं बल्कि सीधे दिमाग में आ रही थी। सनी ने गाने बंद कर दिया है। यार कितना सन्नाटा है, बस यही आवाज आ रही है, कानों में सनसनी हो रही है। मैंने उसे टोका। आवाज कैसी? मुझे तो सिर्फ हवा चलती सुनाई दे रही है। नहीं यार, ध्यान से सुनो, जैसे कोई पतली सी सुरसुरी हो रही हो, अंदर ही अंदर। हमने खिड़की बंद कर दी, मगर वो आवाज बंद नहीं हुई, बस और भी साफ सुनाई देने लगी, जैसे वो कार के अंदर से ही आ रही हो। रवि ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी।
वो गौर से सड़क देख रहा था। तभी अचानक उसने ब्रेक लगा दी है। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो देखो, रवि ने आगे की तरफ इशारा किया। हेडलाइट की रोशनी में हमने देखा, सड़क के बीचों बीच एक काली बकरी खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, हिल भी नहीं रही थी। उसकी आंखें लाल थी, हेडलाइट्स में चमक रही थी। सनी ने हॉर्न बजाया, लेकिन बकरी हिली नहीं। फिर अचानक बिना किसी आवाज के वो गायब हो गई, जैसे वहां थी ही नहीं। ये क्या बकवास थी? सनी ने कहा। शायद भाग गई, अंधेरे में दिख ही नहीं रही, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। हम आगे बढ़े। अब सड़क और पतली होती जा रही थी। दोनों तरफ पेड़ इतने पास थे कि उनकी डालियां गाड़ी की छत पर रगड़ रही थी। खड़खड़ की आवाजें हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई डाली हमारे पीछे हाथ हिला रही हो। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ हवा है। तभी गाड़ी रोक दी। यार, कुछ दिख नहीं रहा। आगे सड़क पूरी तरह से गायब हो गई है। हमने देखा, सामने सिर्फ पेड़ थे और उनके बीच से एक पगडंडी सी निकल रही थी, पर गाड़ी तो वहां से निकालना नामुमकिन था। हम पीछे मुड़े तो पीछे वही नजारा, सड़क नहीं, बस पेड़ और पगडंडी। ये कैसे हो सकता है? सनी ने कहा। हम अभी कुछ देर पहले इसी रास्ते से आए थे। ये सड़क कहाँ गई? रवि ने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मत उतर बाहर, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो मान गया। हमने तय किया कि थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं। रवि ने गाड़ी रिवर्स करनी शुरू की। हम 10 मिनट चले, 20 मिनट चले, मगर वो सड़क नहीं मिली जहाँ से हम आए थे। वो मेन हाईवे का रास्ता गायब था। हर तरफ सिर्फ वही पगडंडी और पेड़। फिर अचानक से वो पगडंडी भी खत्म हो गई और हम एक ऐसे जंगल में खड़े थे जहाँ गाड़ी के चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ थे, कोई रास्ता नहीं। सन्नी की आवाज कांप रही थी। यार, हम कहाँ आ गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तीनों देर तक चुप बैठे रहे, सिर्फ इंजन की आवाज और वो सीटी जैसी आवाज जो अब और भी तेज हो गई थी। रात के 12:30 बज चुके थे। हम कार के अंदर ही बैठे थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। गाड़ी के अंदर ही अंदर हम घंटों बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि सुबह होगी तो रास्ता मिल जाएगा। लेकिन वो घंटे भी अजीब थे। हर बार जब मैं घड़ी देखता, घड़ी वक्त नहीं बदलती थी। एक बार मैंने देखा 12:30, फिर 5 मिनट बाद देखा 12:30, 10 मिनट बाद भी 12:30। मैंने रवि और सनी से पूछा तो उनकी घड़ी भी 12:30 ही दिखा रही थी। हमारे मोबाइल मर चुके थे, मतलब डेड हो चुके थे। यार, टाइम रुक गया है क्या? सनी ने घबराते हुए कहा। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की। बस बैटरी खत्म हो गई होगी घड़ी की, मेरी तो पुरानी है। लेकिन हम तीनों जानते थे कि यह सच नहीं था। तीनों घड़ियां एक साथ एक ही वक्त पर, यह नामुमकिन था। तभी हमें दूर से एक रोशनी दिखी, पीली, जैसे कोई लालटेन लेकर आ रहा हो। रोशनी धीरे धीरे पास आ रही थी। वो पेड़ों के बीच से झिलमिला रही थी, कभी दिखती, कभी गायब हो जाती, जैसे कोई पेड़ों के पीछे छुप छुप कर आ रहा हो। हम तीनों की सांस अटक गई। रोशनी करीब आई तो हमने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है, सफेद कुर्ता पहने, हाथ में टॉर्च ली है। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, पर लग रहा था कोई गांव का बुजुर्ग है। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे और वो धीरे धीरे बिना किसी आवाज के हमारी तरफ बढ़ रहा था।
वो सीधा हमारी कार के पास आया और खिड़की पर धीरे से थपकी दी। बेटा, रास्ता भटक गए क्या? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई दयालु बूढ़ा पूछता है, लेकिन उस आवाज में कुछ था, बहुत चिकनी, बहुत मीठी, जैसे कोई बच्चे को बहला रहा हो। रवि ने खिड़की थोड़ी सी सरकाई। हाँ चाचा, हम हिमाचल जा रहे थे, पर यह रास्ता, यह कैसा जंगल है, हमें मेन रोड पर वापस जाना है। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया। उसके दांत टॉर्च की रोशनी में अजीब से चमके। वो दांत बहुत सफेद थे, बहुत नुकीले। किसी बूढ़े के दांत ऐसे नहीं होते। बेटा, यहाँ से मेन रोड का रास्ता कोई नहीं जानता, लेकिन पास में एक ढाबा है, थोड़ा चलकर वहां चलो, आराम करो, सुबह होगी तो कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। रात के इस वक्त जंगल के बीच यहाँ बूढ़ा कहाँ से आया? और उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, जैसे अभी अभी इस्त्री करके निकला हो। जंगल में इस कीचड़ भरी सड़क पर उसके जूतों पर धूल का एक कण भी नहीं था, पर उसके आने से हमें कुछ राहत भी मिली। कोई तो इंसान मिला। सनी ने तुरंत कहा, ठहरो चाचा, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। बूढ़ा चलने लगा, हाथ में टॉर्च लिए, और हमने गाड़ी उसके पीछे लगा दी। वो जहाँ से आया था वहाँ कोई रास्ता नहीं था, बस पेड़ थे। मगर जैसे ही हमने गाड़ी बढ़ाई, पेड़ों के बीच से एक सीधा सा रास्ता निकल आया। गाड़ी आराम से निकल गई, जैसे वो रास्ता हमेशा से वहाँ ही था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जहाँ से हम आए थे वो जगह फिर से पेड़ों से भर गई थी। वहाँ कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का। मेरा दिल धड़कने लगा। करीब 5 मिनट चलने के बाद एक छोटा सा ढाबा दिखा, लकड़ी के तख्तों से बना हुआ। ऊपर एक बल्ब जल रहा था जो लगातार झिलमिला रहा था। उसकी रोशनी में एक लंबी सी छाया इधर उधर उछल रही थी। हाँ, पर वहाँ कोई था नहीं। ढाबे के बाहर कुछ लकड़ी के बेंचें रखी थी और एक पुराना सा स्टूल था जिस पर खून जैसे लाल रंग के धब्बे थे। मैंने गौर से देखा तो वो धब्बे सूखे हुए थे, पर उनसे अब भी बदबू आ रही थी। बूढ़े ने अंदर जाकर आवाज दी, अरे ओ, चाय बना दे, मेहमान आए हैं। हम कार से उतरे। हवा बहुत ठंडी थी, पर उसमें एक अजीब सी बदबू भी थी, जैसे गीली लकड़ी जल रही हो, और साथ में कुछ मीठा सा, जैसे कई फूलों की खुशबू आ रही हो, पर वो खुशबू गले में अटक रही हो। वो खुशबू मुझे कई याद आ रही थी। फिर याद आया बचपन में जब दादी मरती थी, उनके कमरे में ऐसे ही गंध आती थी, लोबान और मौत की गंध। हम ढाबे में घुसे। अंदर एक लंबा सा काउंटर था और उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था। उसने सिर नीचे किए चूल्हे पर चाय बना रखी थी। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी, बहुत पतली और सिकुड़ी हुई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हो, पर उसके हाथ की हड्डियां उभरी हुई थी। उसने हमारी तरफ देखा, बस चूल्हे में लकड़ियां डालता रहा। हम तीनों एक बेंच पर बैठ गए। रवि और सनी ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी कि कैसे निकलेंगे, लेकिन मैं चुपचाप वहाँ का माहौल देखता रहा। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, बस एक पुरानी सी घड़ी लटक रही थी जिसकी सुइयां 12:30 पर अटकी हुई थी। वही वक्त मैंने ध्यान से देखा। घड़ी की सुइयां हिल नहीं रही थी, लेकिन टिक टिक की आवाज आ रही थी, बिल्कुल दिल की धड़कन की तरह, और वो आवाज हर सेकंड के साथ तेज हो रही थी। मैंने बूढ़े से पूछा, चाचा, यहाँ कितनी दूर है कोई गांव? हमें सुबह होते ही निकलना है। बूढ़ा मुस्कुराया, वही मुस्कान, वही चमकते दांत।
गाँव बेटा, यहाँ कोई गाँव नहीं है, यहाँ ढाबा है, बस इतना ही। मेरे दिमाग में घंटी बजी। क्या? तो आप कहाँ रहते हैं? यही, मैं तो यही रहता हूँ, यहीं पर, उसने कहा। और फिर वही मुस्कान। यही मतलब कहाँ पर? इस ढाबे में? रवि ने पूछा। हाँ, यही, हमेशा से। सनी हंसा। चाचा, आप मजाक कर रहे हैं, कोई इंसान ढाबे में हमेशा नहीं रह सकता। बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस हमें देखता रहा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बिल्कुल सुनी, बेजान आंखें। चाय वाले ने 3 चाय कप काउंटर पर रख दिए, तो देखा कि कप में चाय नहीं थी, बल्कि काला पानी था। उसमें कुछ हिल रहा था, छोटे छोटे कीड़े, सफेद, पतले, जैसे पानी में तैर रहे हो। वो कीड़े कप की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर फिसल कर गिर जाते थे। सनी ने कप पटक दिया। ये क्या है? बूढ़े ने धीरे से बोला। पी ले बेटा, रात लंबी है, यहाँ की चाय पियोगे तो फिर प्यास नहीं लगेगी, कभी नहीं। मैं उठ खड़ा हुआ, मेरे पैर कांप रहे थे। हम यहाँ से निकल रहे हैं। रवि ने मुझे रोकने की कोशिश की। यार, बाहर अंधेरा है, जंगल है, हम कहाँ जाएंगे? मैंने उसे हाथ पकड़कर उठाया। चल, यहाँ रुकना ठीक नहीं, तुझे नहीं दिखता ये लोग, ये इंसान नहीं है। सनी भी उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हम तीनों बाहर निकल गए। ढाबे के बाहर वही पीली रोशनी झिलमिला रही थी। अब वो रोशनी और भी मध्यम हो गई थी, जैसे बल्ब की जान निकल रही हो। हम कार की तरफ बढ़े तो देखा कार वहां नहीं थी जहां हमने कार खड़ी की थी। वहां सिर्फ एक पुराना साइकिल खड़ा था और उसकी सीट पर कोई बैठा था। फिर हमने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था, बस साइकिल थी, लेकिन उसकी सीट हिल रही थी, जैसे अभी कोई उठकर गया हो। और सीट पर एक गड्ढा सा बना हुआ था, जैसे कोई अभी तक वहां बैठा हो। हमारी कार कहाँ है? सनी की आवाज बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी हमें ढाबे से कुछ आवाजें आई। हम मुड़कर देखे तो ढाबा बंद था। उसकी खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे, लेकिन पर्दों पर परछाइयां नाच रही थी, कई सारी परछाइयां। और उन परछाइयों के सिर पर सींग थे, बड़े बड़े मुड़े हुए सींग, जो हिल रहे थे इधर उधर, जैसे कोई नाच रहा हो। बूढ़ा अंदर से चिल्लाया। उसकी आवाज अब बिल्कुल बदल चुकी थी, गहरी, दरारदार, जैसे कोई जमीन के बीच से बोल रहा हो। बेटा, अंदर आ जाओ, रात अभी खत्म नहीं हुई और यहाँ रात कभी खत्म नहीं होती। तुम वहां से भाग सकते हो, पर यहाँ से नहीं। हम तीनों जंगल की तरफ भागे, पेड़ों के बीच से भागते रहे, लड़खड़ाते रहे, गिरते पड़े। झाड़ियां हमारे कपड़े फाड़ रही थी, कांटे चुभ रहे थे, पर हम रुके नहीं। पीछे से आवाज आ रही थी, हंसी, चीख और सीटी, जो अब और तेज हो गई थी, सीधे कान के पर्दे फाड़ रही थी। हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, बस दौड़ते जा रहे थे। कब तक दौड़े पता नहीं, आखिरकार थक कर हम पेड़ के नीचे गिर पड़े। मेरी सांस फूल रही थी, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा जैसे बाहर निकल आएगा। थोड़ी देर बाद सुबह हुई तो हमने देखा, हम एक मेन रोड के किनारे बैठे थे। हमारे सामने से गाड़ियां गुजर रही थी। सूरज निकल आया था, पंछियों की आवाज आ रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचे थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन हम जिंदा थे। रवि ने कहा, बस हो गया, अब कभी रात में नहीं निकलना। चलो घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये क्या था? हम जैसे वैसे करके दिल्ली वापस आ गए।
लेकिन असली बात तो अब शुरू हुई। उसके बाद से मैं रात में सो नहीं पाता। हर रात मुझे वही ढाबा, वही आदमी, वही बूढ़ा और वही 12:30 का वक्त। जैसे ही आंखें बंद करता हूँ, वो पीली रोशनी, वो कीड़े वाली चाय, वो पर्दों पर नाचती परछाइयाँ, सब सामने आ जाता है। मैंने अपने दोस्तों से बात की। सनी तो ठीक था, पर रवि अजीब सा हो गया था। वो कहता था कि उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है हर वक्त, चाहे वो कहीं भी हो, नहाते वक्त, खाते वक्त और सोते वक्त कोई उसे घूर रहा है। उसने कहा कि उसकी परछाई कभी कभी उसे अलग हरकत करती है। एक हफ्ते बाद रवि ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज बहुत डरी हुई थी। यार यार मेरे घर की घड़ी 12:30 पर अटकी हुई है। मैंने उसे ठीक कराया, फिर भी वही रुक जाती है। नहीं, नई घड़ी लेकर आया, वो भी वही रुक जाती है। और मेरा मोबाइल, मेरी कलाई की घड़ी, सब 12:30 पर अटक जाते हैं। मैंने उसे समझाया कि यह सब तनाव है, पर वो मानने को तैयार नहीं था। तीसरे हफ्ते सनी गायब हो गया। उसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को उसकी कार मिली एक सुनसान जंगल के पास। कार के अंदर उसका मोबाइल था, बैग था, लेकिन सनी नहीं था। और कार खड़ी थी और कार की घड़ी 12:30 पर अटकी हुई थी। मैं और रवि पागलों की तरह उसे ढूंढने निकले। हम उसी रास्ते पर गए जहाँ हम उस रात भटके थे। दिन के वक्त सब कुछ सामान्य था, वही सड़क, वही पेड़, लेकिन कोई ढाबा नहीं था। उस जगह पर सिर्फ एक पुराना जला हुआ पेड़ था, जिसकी डालियां किसी सींग की तरह मुड़ी हुई थी। पेड़ के नीचे कुछ जले हुए अवशेष थे, शायद कभी वहां कोई झोपड़ी रही होगी। हम वापस लौट आए। रवि की हालत और खराब हो गई। वो बार बार कहता हम वहां से भाग गए थे, लेकिन हम भागे नहीं थे। हम अभी भी वहां ही है। वो रात अभी खत्म नहीं हुई। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सुबह हो गई, पर वहां तो सुबह होती ही नहीं। आज 1 महीना हो गया है सनी को गए हुए। रवि ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और मुझसे मिलना भी बंद कर दिया। कल उसकी माँ का फोन आया। उसने बताया कि रवि अपने कमरे में बंद रहता है और दीवार से बातें करता है। वो कहता है कि दीवार में एक दरवाजा है और उस दरवाजे से वो लोग आते हैं। हाँ, अब मैं अकेला रह गया हूँ और हर रात ठीक 12:30 बजे मेरे कमरे की घड़ी रुक जाती है। लाइट झिलमिलाने लगती है। दीवार पर पड़ने वाली मेरी परछाई पर 2 सींग दिखते हैं। मैं जितना हिलता हूँ, परछाई उतनी नहीं हिलती, वो अपनी तरफ से हिलती है। मैं जानता हूँ कि एक रात वो बूढ़ा मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा, शायद आज, शायद कल। और इस बार मैं उसके साथ उस ढाबे पर जाऊंगा जहाँ रात कभी खत्म नहीं होती। शायद वहाँ मैं सनी से मिलूंगा, शायद वहाँ सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उस रात था, और हम फिर से उस कार में बैठे होंगे, जंगल में गोल गोल घूमते हुए, उस पीली रोशनी की तलाश में जो कभी बुझती नहीं। और आपसे बस इतना कहूंगा, अगर कभी रात में आपका रास्ता भटके और कोई बूढ़ा आपको ढाबे पर चलने को कहे, तो भूल कर भी मत जाना। भले ही आप जंगल में ही मर जाए, लेकिन उस ढाबे पर मत जाना, क्योंकि उस ढाबे की चाय पीने के बाद आपको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी और ना ही आपकी रात कभी खत्म होगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल स्कैरी स्टॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।